हाँ जी, यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का अपना आज का लेक्चर है मूल्य का। जो अपन मूल्य पढ़ रहे थे दिनों से, किसी भी लोक प्रशासक के लिए मूल्य वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका लास्ट पॉइंट है आज का मूल्य संघर्ष। नॉर्मली हम जितना इसमें कवर कर रहे हैं यूट्यूब क्लासेस में, इतना रेगुलर क्लासेस में भी कवर नहीं किए जाते हैं टॉपिक। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग पढ़ चुके हों पहले से वो उस चीज़ को आसानी से फील कर लेंगे। क्या करते हैं ना, बेकार होते हैं टॉपिक समझने के लिए, समझाने के लिए, फिर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं, तो कौन आंसर देगा, तो ये सब स्किप कर देते हैं। पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मुझे एक क्वेश्चन आया था, अब मेरा क्वेश्चन मिस हो गया। अब मोबाइल में है, मोबाइल ओपन करूँगा तो वीडियो पॉज हो जाएगा, इसलिए कर भी नहीं सकता। मुझे क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन लिखते समझ नहीं आ रहा कैसे लिखे जाए। हाँ, याद आया, क्वेश्चन आया था सांवेगिक बुद्धिमत्ता में सक्रिय श्रवण की भूमिका बताएं। सक्रिय श्रवण, एक्टिव सुनना, एक्टिवली किसी आदमी की बात को सुनना, उसका योगदान बताएं सांवेगिक बुद्धिमत्ता के विकास में। अरे साहब, अगर सांवेगिक बुद्धिमत्ता आप समझोगे तो आपको एक बात अच्छे से याद आएगी कि सांवेगिक बुद्धिमत्ता एक अगला चरण है समानुभूति में। चलो, समानुभूति के विकास में सक्रिय श्रवण के योगदान को बताइए, ये ले लेते हैं, सांवेगिक बुद्धिमत्ता पे ना जाएं अभी। तो अगर मैं आपको, आपके दर्द को समझूं, आप चाहते हो, या आप मेरे दर्द को समझो, ये मैं चाहता हूँ, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका दुख तकलीफ़ मैं सुनूँ तो सही। अगर मैं आपके दुख तकलीफ़ को कभी सुनूंगा ही नहीं तो क्या मेरे को समझ आ पाएगा? एक आदमी, आप SDM, एक आदमी आपके पास फरियाद लेके आया है, एक बड़ी एप्लीकेशन लेके, जिसमें उसने अपनी पूरी दुख तकलीफ़ लिखी है कि मेरे गांव में क्या क्या हो रहा है। अगर आप उस आदमी की एप्लीकेशन सुनने का, आपको उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं रहेगा, आपको उससे बात करने का टाइम ही नहीं रहेगा, तो क्या कभी आप उसके प्रति समानुभूति डेवलप कर पाएंगे? तो समानुभूति, या कोई भी, जैसे वो एक कहावत नहीं होती है, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनो। अगर आपको एक अच्छा बोलने वाला बनना है, स्पीच देने वाला बनना है, तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी। जब सुनोगे तो उसमें से आप कुछ निकाल पाओगे, फील ले पाओगे तो डिलीवर कर पाओगे। सेम चीज़ समानुभूति के विकास के लिए सक्रिय श्रवण आवश्यक है। अगर सक्रिय श्रवण नहीं होगा तो उसके दुख तकलीफ आप तक पहुंच नहीं पाएगी, उसकी संवेदनाएं, उसकी फीलिंग आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और जब तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाएंगी आप अपनी फीलिंग का डेवलपमेंट कर नहीं पाओगे। ये वाला सीन है भाई साहब सक्रिय श्रवण में, ठीक। तो लिख के देखें। लिखने की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, जब तक पेन चलता नहीं ना, आप तुक्का मार नहीं पाता, आपका हो नहीं पाता, ठीक। तो पहले कंटेंट तैयार करो और फिर लिखो। सिर्फ लिखने के पीछे मत भागो, क्योंकि वही मेरी कहानी वापस से, अगर 100, 500, 1000 क्वेश्चन लिख के ले रख लो और रट्टा मार लो, और आप सोचते हो उसी में सिलेक्शन हो जाए, तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। इतने क्वेश्चन तो सभी लोग रट्टा मारे होंगे, पोडियम पे खड़े होने वाले तो नहीं रहते शायद, चाहे कोई भी हो। नहीं फंसते यार, कंटेंट सॉलिड करना ज़रूरी है, नहीं फंसते। तो थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दो और फोकस करें। आप फोकस करें पढ़ाई पे। कई लोगों की स्टेटस बार बार देख रहा हूँ मैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल व्हाट्सएप है, पर्सनल मोबाइल है, कुछ भी स्टेटस डालो, मेरी विचारधारा से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी सोचने समझने की बात है। शराब की दुकानें खोल दी गई, शिक्षा के मंदिर नहीं खोले गए, और मंदिर मस्जिद नहीं खोले गए। अरे ताऊ, मंदिर मस्जिद तुम्हारे शिक्षा के मंदिर सो कॉल्ड, कितने शिक्षा के मंदिर रहने दिए तुमने, ये तुम ही जानो। लेकिन इन सब जगहों पे भीड़ इकट्ठी होती है एक साथ, और लंबे टाइम के लिए गैदरिंग होती है। तुम लोग 5 घंटे एक साथ बैठते हो, 100 लोग, 80 लोग, 150 लोग, 5-5 घंटे एक साथ बैठते हो। मंदिर मस्जिद में 15-15, 20-20 मिनट के लिए बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है, नमाज में, प्रार्थना में, आपके ना क्या वो, अगर आरती में, इसमें, ठीक। 20-20, 25-25 मिनट के लिए बड़ी गैदरिंग होती है, उसको खोलना पॉसिबल नहीं था। शराब की दुकान खोलना गलत फैसला है, मैं बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ, मेरा तो साफ कहना है गलत फैसला है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है शराब पीने से, और इस टाइम इम्यूनिटी वीक होने से रिस्क बढ़ेगा। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा, शराब की दुकान में भीड़ होने की संभावना मंदिर मस्जिद या स्कूलों की तुलना में, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की तुलना में कम रहती है। आप बोलोगे कि अभी कितनी भीड़ देखने को मिल रही रोडों पे, हाँ, वो प्रशासन की कुछ गलतियाँ हैं,
प्रशासन अगर पहले से कड़क हो जाता तो इतनी भीड़ या ऐसी कंडीशन नहीं दिखती, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो होने के साथ भी कर लेते। सरकार का फैसला शराब की दुकान खोलना गलत है, पूर्णतः गलत है, ये मेरा पर्सनल मत है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है, कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी नहीं कर पाए, एक वो भी रिस्क है। और तीसरा कि कहा जा रहा है कि बिना रेवेन्यू के गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो ये हम लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की पहली रिक्वायरमेंट पैसे कमाना नहीं होता है, तो ये ज़रा मामला थोड़ा सा नीतिगत तौर पे या फिर अपनी संविधान की मूल भावना से हटते हुए दिख रहा है। पर ठीक है, उनके पास अधिकार है, वो कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो एसेंशियल गुड्स में डाल दें शराब को, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जाने दिया जाए, कहानी आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला आया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी का। मैं नाम के आगे जी भी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे अगर कोई बंदा सही लगता है उस टाइम पे तो उसकी सम्मान देना बनता है। उनका फैसला है कि मुंबई के जितने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें कोरोना के लिए, अदरवाइज़ लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत ही उम्दा फैसला। अगर आप डॉक्टर का सम्मान पा रहे हो, आप उसके लिए आप उसके उस पेशे से अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, तो इमरजेंसी में जब आपकी ज़रूरत है तो आपको काम करना चाहिए। केवल गवर्नमेंट सेक्टर पे इतना भार क्यों? ठीक, क्योंकि इस टाइम केवल भार गवर्नमेंट सेक्टर पे, और गवर्नमेंट सेक्टर में जिन लोगों पे भार है, सम्मान उनका बहुत ही अच्छे से, उसमें कोई शक की बात नहीं, दिल में सम्मान है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि वो एहसान कर रहे हैं समाज पे, तो एहसान कोई नहीं कर रहा है। वो इस चीज़ के बदले तनख्वाह पा रहे हैं, पहले से पा रहे हैं, है ना। उनने वो जॉब चूज़ की है। अगर कोई आदमी पुलिस में गया है और बोल रहा है कि मैं 24-24 घंटे परेशान हो रहा हूँ नौकरी में और ये कर रहा हूँ, तो उसने वो जॉब अपनी मर्ज़ी से चूज़ की थी ना, बेकार थोड़ी करा रहा है उससे। हाँ, हमारे लिए बहुत काम कर रहा है तो उसका सम्मान है, आदरणीय है हमारे इस टाइम वो, बिल्कुल। लेकिन हाँ, हर आदमी पेड़ है, और अपनी पसंद का जो अपनी पसंद की अगर नौकरी करनी है या अपनी पसंद का कोई भी काम करना है, तो हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ साथ में आती है। आप केवल ये नहीं हो सकता है कि आप गुलाब रख लो, कांटे कांटे फेंक दो, गुलाब के साथ कांटे साथ में आएंगे। क्यों अपन इधर उधर जा रहे हैं? वापस आते हैं टॉपिक पे, मूल्य संघर्ष। बड़ा सिंपल सा सीन है। अपन ने इतने सारे मूल्य पढ़े, सत्यनिष्ठता से चालू करते करते कहाँ तक आ गए थे अपन? समानुभूति तक आ गए थे। बहुत सारे मूल्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, ये वो सब दन तूफान। लेकिन क्या हर आदमी में मूल्य बराबर होते हैं, या किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे? किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। क्योंकि मूल्यों का विकास पे बात करें तो मूल्यों के विकास, वहीं से मामला चालू होता है ना। मूल्यों के विकास के लिए मामला गड़बड़ हो जाता है। मेरा धर्म कुछ और, मेरी जात कुछ और, आपका धर्म कुछ और, आपकी जात कुछ और, तो आपके धार्मिक मूल्य और मेरे धार्मिक मूल्य में अंतर हो गया। ये धर्म के कारण आ गए। सांस्कृतिक मूल्य, आपके सांस्कृतिक मूल्य कुछ और, मेरे सांस्कृतिक मूल्य कुछ और, तो अंतर हो गया। आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ और। समाजीकरण याद आया? एक बच्चे को नागरिक बनाने के लिए जो समाज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, समाज में रहना बोलना चलना सिखाया जाता है, वो समाजीकरण कहलाता है। आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ और, मेरे समाजीकरण की प्रक्रिया कुछ और, आपके स्कूल कुछ और, आपके दोस्त कुछ और, आपका कॉलेज कुछ और, मेरा कुछ और। अगर ये सब चीज़ें अलग अलग हैं तो आपके मूल्य कुछ अलग होंगे, मेरे मूल्य कुछ अलग होंगे। तो कभी भी ऐसा मामला आएगा जहाँ पे हम लोगों को कलेक्टिव डिसीजन लेना है, सामूहिक तौर पे निर्णय लेना है, आप कुछ और बोलोगे, मैं कुछ और बोलूँगा, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है? मूल्यों का संघर्ष हो रहा है। सो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें कहीं पे भी एक शक या शुबा की बात नहीं है। एक आदमी है जो लिबरल है, वो अपने मूल्य उसके लिबरल के हिसाब से बने होंगे, उदारवादी के तौर पे बने होंगे। एक आदमी जो वामपंथी है, उसके मूल्य लेफ्टिस्ट के तौर पे बने होंगे। एक आदमी जो रूढ़िवादी है, राइटिस्ट है, उसके मूल्य कुछ सांस्कृतिक मूल्यों के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देंगे। ठीक, अब कोई ये मत पूछना लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, उदारवादी, रूढ़िवादी ये क्या होता है। अगर ये भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। एथिक्स तो वैसे ही मैं पहले बोल चुका हूँ, मेंस का टॉपिक है, उसके लिए पहले पॉलिटी प्री निकालनी पड़ती है, और ये उस प्री में आप सब पढ़ते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उस पर नहीं आओ। और पॉलिटी की शुरुआती क्लासों में ये सब विचारधाराएं बता दी जाती हैं, तो एक बार आपकी और सब ने कभी ना कभी पॉलिटी शुरुआती क्लास में पढ़ी होगी, तो पन्ने पलटा लेना क्या होता है ये विचारधाराएं। हाँ, विचारधारा अलग अलग होंगी तो मूल्यों में संघर्ष होना तय है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, एक पॉलिसी बनाई गई एमपी में, बनाई गई, शायद शुरुआत एमपी से ही हुई है। हाँ,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्या नाम था उसका, लड़कियों की शादी एक में शादी करवाते थे, एक में मंदिर मंदिर घुमाते थे। अब एक आदमी है जो राइटिस्ट है, उसके लिए बहुत सही है ये, जो दक्षिणापंथी है। दक्षिणापंथी आदमी वो जो अपनी संस्कृति को उच्च मानता है और उसी हिसाब से जीता है और उसी के लिए संघर्ष करता है कि वही मूल्य आ सके। जैसे कि हम अभी वर्तमान में भारत, वो वाला सीन नहीं, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भारत विश्व गुरु बनेगा वाले सीन पे जितने लोग चिल्ला चूट कर रहे हैं, मान के चलो ये राइटिस्ट है मोटे तौर पे, ठीक। तो उनके लिए तो बहुत सही हुआ कि भाई शादी भी करवा रहे हैं, बुजुर्गों को मंदिर मस्जिद मतलब दरगाह भी लेके जा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी दिखा रहे हैं, सब धर्मों को बराबर लेके चल रहे हैं और सबको पूजा पाठ के पास ला रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ पर इनमें से हट के निकला लेफ्टिस्ट, वामपंथी वो जो कहता है सरकार में अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसको उखाड़ के फेंको, नया तंत्र लाओ क्योंकि ये शोषण कर रहा है, तो लेफ्टिस्ट के लिए पॉलिसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो बोलेगा कि राज्य का धर्म में हस्तक्षेप सीन ही नहीं बनता है, जिस आदमी को धार्मिक पर्यटन करना है वो अपनी मर्जी से करे, अपने खर्चे से। सरकार को खर्चा किस में करना चाहिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजी रोटी में, रोजगार में। मंदिर ले जाने का, मस्जिद ले जाने का क्या मतलब है, ये लेफ्टिस्ट की सोच है। लेफ्टिस्ट बोलेगा शादी करने में सरकार 21,000 दे रही है, कमलनाथ जी ने उसको 51,000 कर दिया, शिवराज जी ने उसको 21,000 किया था, तो लेफ्टिस्ट बोलेगा शादी में 21,000 51,000 दे के क्या दहेज प्रथा बढ़ावा दे रहे हो, क्या काय के लिए दे रहे हो। वैसे भी आज तक कितने केस आ गए हिंदुस्तान में कि शादी नहीं होने के चक्कर में आदमी मर गया, कि बोले वो भाई साहब क्यों मर गया आपका लड़का, बोले शर्मा जी का छोरा क्यों मर गया, बोले यार शादी नहीं हो रही थी करके मर गया। आज तक सुना तुमने कभी, मैंने कभी नहीं सुना। बोले वो तो कुंवारा था ना, वो कुंवारी थी ना लड़की, इसलिए मर गई, बस अब जियो ने बचाई, क्या शादी नहीं हो रही। हिंदुस्तान में शादी तो वो हो ही जाती है। हिंदुस्तान का फेवरेट टाइम पास क्या है, यही तो है। आज तक कोई ऐसा, और शादी बेरोजगारों की नहीं होती, अगर ऐसा होता तो आधा हिंदुस्तान कुंवारा रहता। शादी खराब दिखने वालों की नहीं होती तो भी आधा हिंदुस्तान कुंवारा रहता। मतलब होती है ना, केवल बाहुबली प्रभास की थोड़ी होती है, हम जैसों की भी होती है, गरीबों की, इंशाल्लाह। हाँ, तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सोच, तो ये जब नीतियाँ बनेंगी तो उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा, ये मूल्य संघर्ष है। कई बार मूल्य संघर्ष अपने खुद के मन में भी आ जाता है। आपके पास मूल्य हैं, बहुत सारे मूल्य हैं, लेकिन सब मूल्य का एक कुछ मामला ऐसा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा मूल्य पाया जाता है पारदर्शिता का। आप जो काम करते हो ओपनली करते हो, आप चाहते हो कि सबको ओपनली पता चले, लेकिन आप ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहाँ पर हर चीज़ को गोपनीय रखा जाना नियम है, तो अंदर एक संघर्ष चलेगा थोड़ा बहुत, वो भी मूल्य संघर्ष है, ठीक। तो भाई ये है मूल संघर्ष, और मूल संघर्ष के कारण, मूल संघर्ष आपको प्रशासन में कई जगह देखने को मिलेंगे, समाज में कई जगह देखने को मिलेंगे, कई भी देखने को मिल सकते हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम को ले लो या जॉब सिस्टम को ले लो, उसमें जो लंबे समय से समाज के कारण शोषित और दबे हुए तबके के लोग थे, वंचित थे, जिनको अभी अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकृत किया जाता है, अभी सवर्णों में भी गरीबों को उसके अंदर निकाला गया है, EWS बोल के, जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक तौर पे पिछड़ गए थे, समाज के कारण पिछड़े थे, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। EWS वालों को इसलिए दिया गया क्योंकि वो आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। अब अगर इनको आप आरक्षण दे रहे हो ताकि समाज में समानता है, लेकिन जो लोग पहले से समाज में बाकियों की तुलना में ऊपर है, मैं यहाँ पे आरक्षण की बहस नहीं कर रहा, आरक्षण की बहस एक ऐसी बहस है जो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपना पर्सनल प्रॉफिट देखने का एक तरीका होता है और वो देखता ही है अपना पर्सनल प्रॉफिट। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, हर आदमी दिखेगा, पूर्णतः निष्पक्ष होकर कोई बात नहीं करता। हर आदमी अपने वर्ग की या अपने पर्सनल प्रॉफिट को कहीं ना कहीं उसमें डाल देता है, तो इस पर बहस करना उचित बनता भी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो वो समाज के बराबर तबके में आएंगे, सबकी भलाई होगी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उसका विरोध करेंगे। एक ये मामला देख, यह भी मूल्य संघर्ष है। समानता लाना है तो किस बेसिस पे लाना है, क्या क्राइटेरिया हो, इसके बीच में टकराहट तो होगी ना, और यहाँ पे मूल्यों की टकराहट है, ठीक। मूल्यों की टकराहट आपको, जैसे कि आपको न्यायपालिका में देखने को मिल सकती है। आज ही का केस आया, महबूबा मुफ्ती का प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने बढ़ा दिया गया, उसको जो नज़रबंद किया गया, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पुरानी CM, उनको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध में नज़रबंद करना 3 महीने बढ़ा दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, लेकिन एक मूल्य है सबसे बड़े मूल्यों में शामिल होता है मानवाधिकार। उनका ही मानवाधिकार है बाहर घूमना, स्वतंत्रता। वो मूल्य को अपन ने दबा दिया किसके पीछे? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो मूल्यों का संघर्ष तो होता ही रहेगा। आपको उसमें से ये देखना है कि कौन सा मूल्य ज़्यादा आपके नैतिक सिद्धांतों के अनुसार है, या कौन सा मूल्य ज़्यादा आपके संविधान के, आपके नीति के, आपके नियम के अनुसार है। जब भी मूल्यों में संघर्ष होगा तो एक लोक सेवक यही देखेगा कि सबसे पहले लोक सेवक के लिए जो नैतिक मूल्य के सोपान क्रम होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, हायरार्की, उसमें ज़्यादा ऊपर कौन है, नीचे कौन है। जो ज़्यादा बड़ा मूल्य है उसको फॉलो करेंगे। संविधान से ज़्यादा सम्मत जो है, सम्मत मतलब संविधान से ज़्यादा रिलेटिव, संविधान जिसको ज़्यादा अच्छा बोलता है उसको फॉलो करेंगे। ठीक, जो हमारे नियम कानून, जो हमारे नैतिक संहिता, आचार संहिता, उसके हिसाब से ज़्यादा सही है उसको शामिल करेंगे। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जब नैतिक मूल्यों के बीच में संघर्ष होता है ना, तो नैतिक मूल्यों के संघर्ष को रोकने के लिए ये भी किया जा सकता है कि आपस में डिस्कशन कर लिया जाए, मीटिंग्स बुला ली जाए। होती है ना कई बार, आपने देखा होगा सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं प्रधानमंत्री, सब दलों को बुला लेते हैं। तो जो जो उनके मूल्य हैं, जो जो उनके नैतिक विचार हैं, विचारधारा है, जो विचारधारा का संघर्ष है वही मूल्यों का संघर्ष है। आपके मूल्य से आपकी विचारधारा बनेगी। तो वो आपस में बातचीत करके दूसरों के दृष्टिकोण समझ के की हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं कम हो जाता है उसको बढ़ा लेते हैं, ये ज़्यादा सही होगा। ठीक, तो ये वाला सीन भी हो सकता है। मैंने PDF पहले ही सेंड कर दी थी, ताकि ये नया किसी ने एग्ज़ाम वो दिया था, मुझे सजेशन दिया था, मुझे अच्छा लगा कि PDF पहले सेंड कर दें ताकि लिख लेंगे तो वीडियो देखते टाइम आसानी बनी रहे। तो ये भी सीन है। ठीक, तो मूल्यों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। मूल्यों के संघर्ष की स्थिति में निपटने के उपाय भी मैंने बता दिए हैं। अब मामला आता है कि मूल्यों के संघर्ष के सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। सबसे पहला मूल्यों के संघर्ष का सकारात्मक पक्ष है कि सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। आपको नवीन पक्ष जानने को मिलते हैं। अगर हर आदमी मेरे जैसा सोचेगा, हर आदमी, तो फिर तो कुछ नया बचा ही नहीं ना करने के लिए। जो मैंने सोच लिया वही सबने सोच लिया, सब एक जैसे बाल कटा रहे हैं, सब एक जैसे घूम रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। वो तो नॉर्थ कोरिया बन गया किम जोंग उन का। लेकिन जहाँ अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मूल्यों के लोग हैं, तो कोई नई बात बोलेगा, उसकी बात सुनेंगे हम, नई बात सुनेंगे, उसमें से कुछ नई चीज़ निकल के आएगी। हो सकता है आपने बोला X, मैंने बोला Y, दोनों ने आपस में बहस की लंबी चौड़ी, और उसके बाद निकल के क्या निकला, Z। कुछ नई चीज़ निकल गई। हीगल साहब यही कहते थे कि एक तर्क आता है, उसके खिलाफ दूसरा तर्क आता है, इन दोनों तर्कों के संघर्ष से किसी नए तर्क का निर्माण होता है जो ज़्यादा सही होता है। ठीक, तो इससे एक नई विचारधारा डेवलप होती है, नए मूल्यों का विकास होता है। ठीक, जब नीतियाँ बनाई जाती हैं तो समाज के सब वर्गों को शामिल किया जाता है, सबके मूल्य अलग अलग हैं, वही टक्कर करवा के ऐसी नीति बनाई जाती है जो सबके लिए बराबर हो। इसके चक्कर में मूल्यों के संघर्ष से बचने के लिए पारदर्शिता रखी जाती है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती, ताकि बाद में लड़ाई ना हो, पहले ही क्लियर रहे। तो ये सब है मूल्य संघर्ष के सकारात्मक पहलू। अब आप बोलोगे मूल्य संघर्ष के क्या नकारात्मक पहलू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जहाँ पे धार्मिक मूल्य टकराते हैं वहाँ पर सांप्रदायिकता का विकास होगा। सबसे बड़ी दिक्कत, धार्मिक मूल्य जहाँ पर आए वहाँ सांप्रदायिकता दिखनी ही है, क्योंकि आपका धर्म मेरा धर्म, कोई भी इसमें, ये एक ऐसे मूल्य हो जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली बातचीत करके लोग सुलझाना नहीं चाहते। यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मैं ही सही, तो सांप्रदायिकता का विकास होता है। इसके कारण आपसी भय, आपसी लड़ाई, द्वेष, इसका निर्माण होता है। ठीक, लोगों के बीच में ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जिससे आपस के जो संबंध होते हैं, मधुर संबंध, उसमें कटास पैदा होती है। नीतियों के निर्माण में कई बार समस्या क्रिएट हो जाती है। आपने सब नीति बनाई कुछ और, मान के चलो विधायिका ने नीति बनाई X, लेकिन वो आपके मूल्य संघर्ष के चक्कर में अटक गई नियम कायदे के आधार पर। आपको सही लग रही थी, हमको सही नहीं लग रही, तो हम उसके खिलाफ पहुंच गए कोर्ट में, मामला अटक गया। अब अटक गया। मूल्य संघर्ष से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल सोच सकते हो, ये मध्य प्रदेश शासन का OBC आरक्षण। अभी OBC आरक्षण कुछ और था, सरकार ने बनाया कुछ और मकसद से था, जिसमें किसी समूह को कुछ आपत्ति थी, किसी समूह को कुछ फ़ायदा था। वो मामला कहाँ अटक गया, जाके हाई कोर्ट में। तो आपके मूल्य संघर्ष, ये पर्सनल प्रॉफिट का सीन है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मूल्य आ जाता है। OBC वालों के लिए मूल्य है कि हमको समानता चाहिए, क्योंकि हम लंबे समय से पिछड़े हैं समाज के कारण, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको है कि इससे समानता का जो सिद्धांत है वो डेविएट होगा, क्योंकि समानता बचेगी नहीं, हमारे को सीटें कम मिलेंगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आरक्षण के पचड़े में नहीं जाना। ठीक, लेकिन इस मूल्य संघर्ष से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है धार्मिक पैमाने पे। मूल्य संघर्ष से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है शासन को। अगर शासन की नीतियाँ बार बार मूल्य संघर्ष के आड़े में आती हैं
तो शासन अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाएगा, अटका अटका रह जाएगा। और उस अटके रह जाने के चक्कर में क्या होगा, जनता का विश्वास प्रशासन से नहीं बढ़ पाएगा। तो ये है मूल्य संघर्ष के नकारात्मक पक्ष। अब आखिरी चीज़ इसमें कि मूल्य संघर्ष हमारे लिए फाइनली प्रॉफिटेबल है कि नुकसानदायक है, तो मैं कहूँगा फाइनली प्रॉफिटेबल है। निष्कर्षता कोई पूछे ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, तो मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है। जब जब मूल्यों के बीच में संघर्ष होगा, वैचारिक संघर्ष होगा, मतभेद होंगे, तो मतभेद का नतीजा निकालने के लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, दूसरे के विचार सुनने पड़ेंगे। तो जब आप दूसरे के विचार सुनोगे, दूसरों की बातें सुनोगे, अपनी बातें रखोगे, तो हो सकता है आप में कुछ गलतियाँ हों जो उसकी बात सुन के आपको फील हो जाए, और हो सकता है उसमें कुछ गलती हो जो आपकी बात सुन के उसको फील हो जाए। और फाइनली ऐसे समाज का निर्माण करो जो सबके लिए उचित हो। बच्चे कहते हैं कि हमको घर के बाहर खेलने दो। गर्मी में नॉर्मली हमारे टाइम होता था, जब हम छोटे थे, कभी थे एक ज़माने में, तो सीन फिक्स था कि हम चाहते थे हम दिन भर बाहर खेलें, घर वाले चाहते थे कि घर के बाहर दिन भर ना खेलें। स्वास्थ्य तो अपनी जगह है, लेकिन घर के बाहर खेलेंगे तो किसी के घर दरवाजे कांच के बल्ब तोड़ेंगे, लोगों के घर के सामने लगे हुए। ये होता भी था गली में, कॉमनली था, कॉमन थी ये चीज़ बहुत ज़्यादा। तो ये मूल्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, संघर्ष से बताने का तरीका बता रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर संघर्ष नहीं होता, वैचारिक मतभेद नहीं होते, तो जो घर वालों ने कह दिया घर के अंदर बंद रहो, बच्चे बंद ही रहते, जो सही नहीं है। बच्चे का विकास रुक जाएगा बिना शारीरिक गतिविधि करे, उस टाइम बचपन की उम्र में खेल कूद करे बिना। और अगर बच्चों की ही चलती तो पूरे मोहल्ले वालों का जीना आराम कर देते। लेकिन मतभेद हुआ, तब फाइनली जाकर हमारी गली में ये हुआ था, जब मतभेद हुआ तो फाइनली जाकर ये डिसीजन लिया गया कि बच्चे गली में नहीं खेलेंगे। सुबह के टाइम 9 के पहले, जब धूप तेज़ नहीं होती है, आप सुबह 5 बजे से जा सकते हो ग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को 4:30 के बाद जब धूप कम हो जाती है आप जा सकते हो, और 8 बजे तक आप घर आ सकते हो। तो ये जो हुआ, दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हुई वैचारिक, इनके कुछ पॉइंट थे, इनके कुछ पॉइंट थे, इन दोनों के पॉइंट एक दूसरे के पूरे अपोजिट थे। लेकिन पता चला इससे एक तीसरी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जिसने समाज को एक नई विचारधारा दी। यही मूल्यों के साथ होता है। एक आदमी का मूल्य है पारंपरिक, सांस्कृतिक या धार्मिक, कोई भी मूल्य कह लो, अहिंसा, वो क्या कहते हैं, पूर्णता, वेजिटेरियन, शाकाहारी। और एक आदमी का मूल्य है पूर्णता, मांसाहारी। अब ये दोनों एक दूसरे के बाल नोच खाएंगे जीवन में अगर साथ में आ गए तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी बात इसको समझ आए, इसकी बात इसको समझ आए, एक बीच का रास्ता निकाल लें। मान के चलो एक वेजिटेरियन ने एक नॉन वेजिटेरियन से शादी करी, भाई साहब पूर्णता कट्टर मुर्ग मुसल्लम, और बहन जी पूर्णता कट्टर पालक पनीर। अब क्या, जीवन चलना मुश्किल, हर रोज़ लड़ाई का दर, तुम खा के मत आना, मैं कोई ना खाए नहीं रह सकता, ये नाटक। या फिर संघर्ष में एक नई चीज़ निकल के आ सकती है, भाई तुम खाओ, मुझे खाने के लिए कभी फोर्स मत करना। हो सकता है ये मूल संघर्ष है। अच्छा है, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए, आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये सब मामले कहाँ से आते हैं, मूल्य संघर्ष से। यहाँ से टॉपिक खत्म हुआ अपना मूल्य, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मूल्य के साथ ही जो यूनिट थी है, मैं यूनिट का नंबर भूल रहा हूँ न्यू और ओल्ड सिलेबस में, आप यूनिट उठा के देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस वाले चैप्टर में जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें बचा है अब नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। जहाँ तक ख्याल है बस ये टॉपिक बचा, ठीक। और साथ में एक देखेंगे सिलेबस में एक अगला चैप्टर बना हुआ है, अगला या आगे पीछे कहीं होगा, अभिक्षमता। आप अभिक्षमता के पीछे देखेंगे आपको 2-3 मूल्य मिलेंगे नाम लिखे हुए, जो अपन ने इसमें कवर कर लिए हैं। मैं आपको पहले ही बोला था ये ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर को भी कवर करता है, ठीक। तो अपन ने वो अभिक्षमता के आगे वाले जो मूल्य हैं वो भी यहीं पे साथ में कवर कर लिए हैं, और कंप्लीट कवर किए, एक पॉइंट नहीं छूटा है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा नैतिक मार्गदर्शन। नैतिक मार्गदर्शन किस किस चीज़ से होता है, कानून क्या है, कानून क्या है, फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे बनता है वो चीज़, और उसके बाद अंतरात्मा, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक इसमें यहाँ पे आती है व्यक्तिगत भिन्नताएं, नए सिलेबस में ऐड कर लिया, पुराने में ऐड नहीं था। व्यक्तिगत भिन्नताएं, ज़रा सोचें, दिमाग लगाएं। व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, एक बार दिमाग लगाएं, बताएं, ठीक। और मेरा चश्मा टूट चुका है तो मुझे प्लीज़ आंसर सेंड ना करें, मैं नहीं चेक कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई जारी रखें, थोड़ा सीरियस हों, थोड़ा सीरियस हों, ये मामला खींचेगा।
जितना आप सोच रहे हैं शायद उससे ज़्यादा ही खींचे। भगवान ना करे ऐसा हो, मैं गलत साबित हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ भी अच्छा इस टाइम होते हुए दिख रहा है। ऐसा सुधार की कोई स्थिति नहीं दिख रही है इंदौर में, तो ख़ास तौर पे नहीं। आज ही मेरी बात हो रही थी सुरभि मैम से, उनकी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। श्रीनाथ कॉलोनी, शायद श्रीनाथ कॉलोनी मऊ, कंटेनमेंट घोषित किया है, मतलब कंप्लीट सील। तो जब जहाँ पे छूट चालू हो रही हैं बाकी एरियो में, वहाँ पर इंदौर भोपाल जैसी जगह में नए कंटेनमेंट जोन आ रहे हैं, तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो इसी माध्यम को, यूट्यूब हो, कोई वेबसाइट हो, कोई ब्लॉग हो, कुछ भी हो, उसको पढ़ने का ज़रिया बनाएं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में अभी समय है, काफ़ी समय है। कंटेंट तैयार करें, कंटेंट तैयार करें। जिन चीज़ों को आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जिन चीज़ों का आपके पास कंटेंट ही नहीं है, उनके तरफ जाएं। 3-3 नंबर लिख के रट्टा मत मारना भाई, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएंगी। ये 3 नंबर 6 नंबर लिख लोगे, रट्टा मार लोगे। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अच्छा प्रयास कर रही हैं आपके लिए। आपके सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं क्लासेस में, उन सब्जेक्ट पे कमांड करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही मुलाकात। हाँ, एक अच्छा उसमें चले जाने दे, बाद में बात करेंगे इस विषय पर। थैंक यू वेरी मच।